स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ड्रिफ्टर्स। जी हां, 1920s के दौरान जो साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते थे, उन्हें ड्रिफ्टर्स या फिर मोबलिस्ट कहा गया। उस समय का मेन स्ट्रीम साइंटिफिक थॉट था कि हमारी अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस फिक्स थे, हैं और हमेशा रहेंगे, जिसे फिक्स्ड थ्योरी भी कहा जाता था। एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को इतना क्रिटिसिज्म मिला कि कुछ जियोलॉजिस्ट इसे मूविंग क्रस्ट डिजीज एंड वेंडरिंग पोल प्लेग कहने लगे। और दोस्तों, आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पर इस वीडियो को यहां देख सकते हैं। लेकिन इन ड्रिफ्टर्स में से एक ड्रिफ्टर ऐसे थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को साइंटिफिक बेसिस पर एक्सप्लेन किया। उनका नाम था आर्थर होम्स। इनकी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी ने वेगनर के आइडियाज को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश की और अल्टीमेटली हैरी हेस और डाइट्स ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के जरिए एल्फ्रेड वेगनर को अर्थ साइंसेस का बेताज बादशाह बना दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस सफर को। देखिए, एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब 1912 के बाद सभी जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होम्स उनसे काफी इंस्पायर हुए। होम्स को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ तो आ गया, लेकिन उनको यह क्वेश्चन सताता था कि ड्रिफ्टिंग फोर्स आ कहां से रही है। क्योंकि ऑल्दो एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्हें सही लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम थी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, यानी कि इन कॉन्टिनेंट्स को हिला कौन रहा है, इसके लिए फोर्स आ कहां से रही थी, जिसके लिए वेगनर ने पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ने दिखाया कि ये फोर्सेस से कॉन्टिनेंट्स को मूव करना इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, आर्थर होम्स इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग गए। 1927 में होम्स ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे का रियल मैकेनिज्म बताती थी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर लेयर्स में डिवाइडेड है, और आर्थर होम्स ने कहा कि अर्थ की मेंटल के अंदर एक काफी पावरफुल प्रोसेस चल रहा है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। यह प्रोसेस एक स्टोव पर उबलते हुए दूध की तरह है, जहां पतीले के बीच में दूध ऊपर आता है और साइडों से नीचे चला जाता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पतीले के नीचे का दूध सबसे पहले गर्म होता है, और यही गर्म और कम डेंस दूध ऊपर उठता है और आपको पतीले के बीचों बीच उबाल देखने को मिलता है, जबकि ठंडा और ज्यादा डेंस दूध किनारे से नीचे चला जाता है। इसी प्रोसेस के कारण ये कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर लूप्स बनते हैं, जिन्हें हम कन्वेक्टिव करंट्स कहते हैं। आर्थर होम्स के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के मेंटल के अंदर ऐसा ही कुछ होता है, जहां मेंटल के अंदर गर्म मोल्टन रॉक्स ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी होकर नीचे वापस आती हैं। ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल होती रहती है और मेंटल में बनने वाले ये कन्वेक्टिव करंट्स अर्थ की क्रस्ट पर प्रेशर डालते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लगती हैं। यानी कि इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं होते, बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स इन कॉन्वेक्टिव करंट्स की वजह से मूव होती हैं, जिन पर ये कॉन्टिनेंट्स प्लेस्ड हैं। होम्स के अकॉर्डिंग अर्थ के मेंटल में रेडियो एक्टिव डिके की वजह से हीट जनरेट होती है, जो मोल्टन रॉक्स को ऊपर उठने पर मजबूर करती है। अब ये मोल्टन रॉक सरफेस के पास पहुंचती हैं और ठंडा होकर नीचे जाती हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। और इसी प्रोसेस से अर्थ के सरफेस पर इन करंट्स की मूवमेंट की डायरेक्शन में टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। साथ ही ये थ्योरी फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन, वोल्केनिक माउंटेन्स और सिस्मिक एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन को भी सपोर्ट करती थी। हेंस आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मेन रीजन एक्सप्लेन करती थी। होम्स की थ्योरी लॉजिकली साउंड थी, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस के कारण इस थ्योरी को डायरेक्टली प्रूव करना मुश्किल था। साइंटिस्ट्स के पास अर्थ के अंदर चलने वाले ये कन्वेक्टिव करंट्स को देखने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं था। जितनी भी स्टडी हो रही थी वो सरफेस लेवल पर हो रही थी। तो जब तक कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अभी भी एक हाइपोथेसिस ही बनी रही। लेकिन लेट 1930s में वर्ल्ड वॉर 2 के बादल मंडराने लगे और जर्मनी, यूएस और यूके जैसे देश वेपन्स रेस में लग गए। वर्ल्ड वॉर 2 ने सिर्फ दुनिया को नहीं बदला, बल्कि अर्थ साइंसेस को भी एक नई डायरेक्शन दी। जब वॉर के टाइम में सबमरीन्स का एक्सटेंसिव यूज होने लगा, तो समुद्र के नीचे काफी डिस्कवरीज हुई। सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स को ओशन की डेप्थ में भेजा गया, और यहां से एक शॉकिंग रेवलेशन सामने आई, मिड ओशियानिक रिजेस का एग्जिस्टेंस।
वॉर के बाद साइंटिस्ट ने सबमरीन्स के सोनार मैपिंग का यूज करके ओशन फ्लोर्स को मैप किया और पता चला कि ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहे हैं, और यही अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ने एल्फ्रेड वेगनर और आर्थर होम्स की थ्योरीज को प्रूव किया। देखिए 1960s में जब ओशंस की डिटेल्ड मैपिंग हुई तब एक नई डिस्कवरी ने टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को समझाया। ये डिस्कवरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसे हैरी हेस और रॉबर्ट्स डाइट्स जैसे साइंटिस्ट ने डेवलप किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओशन फ्लोर के बीच में मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं, जहां से मोल्टन रॉक निकलती है और ओशियानिक क्रस्ट बनती है। ये नई क्रस्ट धीरे धीरे ओशन फ्लोर को एक्सपैंड करती है और प्लेट्स को अलग कर देती है। मिड ओशन रिजेस से मोल्टन मैग्मा निकलकर जब ठंडा होता है तो नई क्रस्ट बनती है। ये नई क्रस्ट धीरे धीरे ओशियानिक प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शंस में पुश करती है। इस प्रोसेस से ओशन फ्लोर स्प्रेड होता है और कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल अटलांटिक रिज के नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, सॉलिडिफाई होता है और नई क्रस्ट फॉर्म होती है, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं और अटलांटिक ओशन चौड़ा होता जा रहा है। ऐसी बाउंड्रीज को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है। अब अगर ओशन फ्लोर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसको प्रूव करने का एक तरीका है कि ये प्रूव किया जाए कि मिड ओशियानिक रिज के दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट रॉक्स एक साथ बनी थी और जैसे जैसे नई क्रस्ट बनती रही ये एक दूसरे से दूर पुश होती रही, और इन्हीं इक्वी डिस्टेंट रॉक्स को पेलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू प्रूव किया गया। लेकिन सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स एक नहीं है। आप जहां सोचते हैं कि नॉर्थ पोल है वहां सिर्फ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है जो अर्थ की रोटेशन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली निकलती हैं। आज अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से लगभग 400 किलोमीटर साउथ में ग्रीनलैंड कनाडा की तरफ लोकेटेड है। यानी कि ज्योग्राफिकल पोल्स वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जहां अर्थ का रोटेशन एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल हमारे मैप के एब्सोल्यूट पोजीशंस हैं। इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहती है और ये अर्थ की रोटेशन पर डिपेंडेंट है। लेकिन मैग्नेटिक पोल की पोजीशन इन ज्योग्राफिक पोल से थोड़ी अलग होती है। ये अर्थ के अंदर के मोल्टन आयन निकल कोर की मूवमेंट के कारण शिफ्ट करते रहते हैं। मैग्नेटिक पोल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के रिजल्ट हैं और ये पोल्स थोड़ा ड्रिफ्ट करते रहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और इसी को पोलर वैंडरिंग कहा जाता है। और इसी तरह धीरे धीरे वैंडर करते हुए नॉर्थ मैग्नेटिक एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक रिवर्सल कहा जाता है। लास्ट मेजर रिवर्सल, जिसे ब्रून्स मातुयामा रिवर्सल कहते हैं, लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ। इस रिवर्सल ने मैग्नेटिक पोल्स को कंप्लीटली फ्लिप कर दिया, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स के रिकॉर्ड में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स ड्रिफ्ट करते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हम ये सब कैसे जानते हैं, कैसे पता चलता है कि पोल्स रिवर्स हुए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ रॉक्स में प्रिजर्व्ड मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स की वजह से। जब मोल्टन रॉक जैसे कि मैग्मा या लावा ठंडा होकर एक सॉलिड रॉक में तब्दील होता है तो इसी प्रोसेस के दौरान अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन रॉक्स में लॉक हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेटाइट एक आयरन ऑक्साइड मिनरल है जो जब मोल्टन रॉक से सॉलिड रॉक बनती है तो उस समय के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अलाइन कर लेता है। मतलब जब मैग्मा या लावा ठंडा होता है और रॉक्स बनती हैं तब मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन में लाइन अप हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को थर्मोरेमिनेंट मैग्नेटिज्म कहा जाता है। हेंस एक बार जब मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स उस समय की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं और रॉक ठंडी होकर सॉलिडिफाई हो जाती है तो ये अलाइनमेंट परमानेंट हो जाती है और इन्हीं रॉक्स के अंदर इन मैग्नेटाइट मिनरल्स को पढ़कर आप उस समय की मैग्नेटिक अलाइनमेंट को बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब नई रॉक्स बनती हैं उस वक्त की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस रॉक का परमानेंट पार्ट बन जाती है। ये मैग्नेटिक मिनरल्स जैसे कि मैग्नेटाइट अपनी डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं और जब साइंटिस्ट इसी मैग्नेटिज्म को एनालाइज करते हैं तो इसे ही पेलियो मैग्नेटिज्म कहा जाता है। जब साइंटिस्ट ने ओशन फ्लोर के रॉक्स को स्टडी किया तो उन्हें अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी मिले। एक बैंड नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता था और दूसरा साउथ पोल की तरफ। ये अल्टरनेटिंग बैंड्स ज़ीब्रा स्ट्राइप्स की तरह थे और ये बताते थे कि ओशन फ्लोर काफी टाइम से स्प्रेड हो रहा है।
तो दोस्तों इसी पेलियो मैग्नेटिज्म का यूज करते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का मेन डेवलपमेंट हैरी हेस ने किया, जिन्होंने ओशन फ्लोर मैपिंग और अंडर सी रिजेस के ऊपर काम किया। जिसके बाद रॉबर्ट डाइट्स ने हेस के आइडियाज को और आगे बढ़ाया और इन्हें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से फॉर्मलाइज किया। पेलियो मैग्नेटिज्म स्टडीज ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को कॉन्क्रीट प्रूफ दिया। जब ओशन फ्लोर की मैग्नेटिक बैंड्स को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि मिड ओशियानिक रिज से नई क्रस्ट निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल की वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स बनती हैं। ये स्ट्राइप्स डायरेक्टली प्रूफ करती है कि ओशन फ्लोर हर वक्त एक्सपैंड हो रहा है और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। हेंस ये एविडेंस सॉलिड था और इसने एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आर्थर होम्स की कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को डायरेक्टली प्रूफ कर दिया। जो आइडियाज पहले रिजेक्टेड थे, लोगों को पेगन लगते थे, अब पेलियो मैग्नेटिज्म की एविडेंस के साथ एक्सेप्ट किए गए। दोस्तों आज एल्फ्रेड वेगनर का नाम जियोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी के रूप में लिया जाता है। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसने दुनिया का ही व्यू बदल दिया और आर्थर होम्स ने अपनी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी से वेगनर के आइडियाज को और आगे बढ़ाया। हैरी हेस, ट्यूजो विल्सन और रॉबर्ट डाइट्स जैसे साइंटिस्ट ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को डेवलप किया और पेलियो मैग्नेटिज्म के थ्रू प्रूव किया। वेगनर की रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का रास्ता बनाया और आज हम इस थ्योरी के जरिए समझते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं और हमारे प्लैनेट्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज के समय पर प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकर मॉडर्न व्यूज क्या हैं, किस किस तरह के प्लेट मार्जिन्स हो सकते हैं और दुनिया में इन प्लेट मार्जिन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इन सब को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें। टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 500 लाइक्स के। आपसे मेरी मुलाकात होगी ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और दोस्तों इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले और दोस्तों इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Live का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।